तो क्या हाल है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हेवनली डेल्यूजन्स के दूसरे एपिसोड के बारे में। पर उसके पहले अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और यहाँ आई कार्ड में भी दे रखा है, तो आप उसे देख सकते हो। उसके बाद आप ये एपिसोड देख लीजिए। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ये एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि व्हील चेयर पे एक बच्चा बैठा होता है और वो टोक्यो से बात करता है। कहता है कि बाहर की दुनिया तो जरूर होगी, जैसे कि यहाँ पे वेंट है, हमारे खाना कहाँ से आता है, ये सब गैप्स है, ये सबसे मुझे डेफिनेटली लगता है कि बाहर कुछ तो है। फिर वो टोक्यो से कहता है क्या तुम्हें मिमी हिमे पसंद है, तो वो कहता है हाँ मुझे पसंद है। फिर इसी के बाद वो जो बच्चा व्हील चेयर पे बैठा रहता है उसे कुछ दर्द होता है और वो अपने रूम में चला जाता है। और फिर टोक्यो दो बच्चों को किस करते हुए देखता है और वो अपने लिप्स पे हाथ लगा के शायद खुद किसी को किस करने के बारे में सोचता है। I mean, इसकी एज ही वही है तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। तब वहां पे कुकू आती है और वो एक ड्राइंग दिखाती है टोक्यो को और कहती है कोनान ने ये ड्राइंग मुझे दे दी है। तो टोक्यो उससे वो ड्राइंग लेने की कोशिश करता है पर कुकू एक छलांग मार के सीधा पेड़ पे चढ़ जाती है। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि इन बच्चों में किस तरह की ताकत है यार। ये लोग छलांग मार के पेड़ पे चढ़ जाते हैं, तेज भाग पाते हैं, मतलब क्या ही है? क्या ये लोग इंसान है कि लाइक कुछ सुपर नेचुरल चीजें हैं इनके अंदर? तो फिर टोक्यो जाता है और वो कोना से बात करता है और कहता है तुमने कुकू को वो क्यों दे दिया ड्राइंग? वो ड्राइंग मुझे चाहिए थी। तो कोना कहता है कि अगली बार मैं वो ड्राइंग तुम्हें दे दूंगा। और फिर टोक्यो थोड़ा रोने भी लगता है कोना से बात करते करते। अगले ही सीन में इस बच्चे को मिमी हिमे एक एक्सप्लिसिट फोटो भेजती है अपना। फिर अगले ही सीन में किरिको उठ जाती है और देखती है कि उसके पीछे एक मैन ईटर मॉन्स्टर होता है, पर वो भाग जाता है। तो फिर किरिको और मारू दोनों ही घर के बाहर निकलते हैं अपना गन लेके उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए। और तभी किरिको कहती है कि जो यहाँ की इनकीपर थी उन्होंने हमें कुछ तो ड्रग टाइप खिलाया था जिसकी वजह से हम सो गए थे। उसके बाद हमारे दोनों हीरोज वो इनकीपर के सामने आते हैं और उसे कहते हैं कि हम इस मॉन्स्टर को मार सकते हैं। और तभी ही वो मॉन्स्टर उनके सामने से उड़ के एक कार के पीछे जाके छुप जाता है। और जैसे ही ये लोग कार के पास जाते रहते हैं धीरे धीरे तो मारू स्लिप होके गिर जाता है और तभी ही किरुको के पीछे वो मॉन्स्टर आता है। ये मॉन्स्टर का चेहरा एकदम डेमोगॉर्गन जैसा दिखता है स्ट्रेंजर थिंग्स में से। और तभी मारू एक लकड़ी का डिब्बा इस डेमोगॉर्गन वाले मॉन्स्टर के सामने फेंकता है और ये मॉन्स्टर उसे तोड़ देता है। और तभी वो लोग देखते हैं कि ये जो मॉन्स्टर है ये असल में विप्स यूज करता है, जो कि बहुत तेज यूज कर रहा है उस चीजों को तोड़ने के लिए। और ये मॉन्स्टर फटक से जाके दोनों हमारे हीरोज पे हमला करता है, लेकिन वो लोग बच जाते हैं और साइड में गिर जाते हैं। और तभी मारू बोलता है कि उसने देखा कि इसके पास हर हाथ में 3 विप्स है। ये डेमोगॉर्गन मॉन्स्टर हमारे हीरोज का पीछा करने लगता है और वो लोग कैसे भी जान बचा के भागने की कोशिश करते हैं काउंटर अटैक करने के लिए। और तभी ही किरुको वो डेमोगॉर्गन के एक विंग पे और एक विप पे गोली मार देती है एक ही बुलेट से। और उसके बाद मारू एक टॉर्च यूज करके डेमोगॉर्गन को खुद के पास अट्रैक्ट करता है और किरुको पीछे छुपी होती है कार के। वो एक परफेक्ट मोमेंट का वेट करती है अटैक करने का और जैसे ही वो परफेक्ट मोमेंट आता है वो अटैक करने जाती है, पर तभी ही वो इनकीपर आके किरुको को रोक देती है और किरुको का अटैक मिस हो जाता है। फिर उसके बाद इनकीपर आके बोलती है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, ये मॉन्स्टर नहीं है, ये मेरा बेटा है। तो फिर किरुको बोलती है अच्छा तो तुम्हारे बेटे को इस मॉन्स्टर ने खा लिया था, राइट? वो इनकीपर कहती है मेरा बेटा यूटो इसके अंदर गया और फिर ये चीज यूटो बन गई। तो फिर किरुको बोलती है कि अच्छा अब मैं समझी, तुमने इसीलिए हम लोग को ड्रग दिया था ताकि हम तुम्हारे बेटे को न मार सके जो कि एक मॉन्स्टर है। फिर वो कहती है कि उसके साथ भी ऐसा हो चुका था, वो उसे ऑलमोस्ट एक मॉन्स्टर ने खा लिया रहता है और उसे पता है कि ये जो मॉन्स्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, जिन्हें भी ये पकड़ते हैं उन्हें काट के खा के एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर वो इनका एक पार्ट बन जाता है। और फिर वो कहती है लेकिन ये तुम्हारा बेटा नहीं है। और तभी ही वो इनकीपर बोलती है कि नहीं ये मेरा बेटा है, जब मुझ पे एक बार हमला हुआ था तो इसने मुझे आके बचाया था। तो उसके बाद किरुको बोलती है अच्छा ठीक है, अगर ये हम पे हमला नहीं करेगा तो हमें इसे मारने की जरूरत है ही नहीं। तो उसके बाद इनकीपर वो मॉन्स्टर के पास जाती है और बोलती है यूटो मैं सेफ हूँ। फिर वो उसके बाद घूम के बोलती है देखो यूटो ने मुझे कुछ नहीं किया। और तभी ही वो मॉन्स्टर एक विप निकालता है अपना और इनकीपर का मुंडी काट देता है आधे में। ये सीन बहुत खतरनाक था, ये देख के तो मजा ही आ गया। और फिर वो इनकीपर की बॉडी भी काट देता है और फिर उसे खाने लगता है। ये सब देख के मारू डर जाता है और बोलता है यार ये क्या हो गया? लेकिन किरिको दिमाग लगाती है, वो कहती है क्या तुमने देखा कि उसका जो विप है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है और हर अटैक के बाद उसे रुकना पड़ता है। तो मारू उसे कहता है तुम इस तरह से कैसे सोच सकती हो, तुम्हारे सामने अभी कोई मर गया और तुम तुम्हारा दिमाग इन सब चीजों में डाल रही हो। ऐसा बोल के वो किरिको को खींचता है अपनी तरफ तो देखता है कि किरिको रो रही थी और उसी वक्त हमारा मॉन्स्टर भाई वो इनकीपर को मस्त आराम से खाता रहता है। तो ये देख के मारू किरिको का आंसू पोंछता है और बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं इस चीज को मारने वाला हूं अभी। और वो हीरो की तरह जाता है इससे लड़ने के लिए और फिर वो मॉन्स्टर मारू के ऊपर अटैक करता है अपने विप से, लेकिन मारू फटक से उन सबको डॉज करता है एक सुपर ह्यूमन की तरह और जाके इस मॉन्स्टर का पैर पकड़ लेता है। और पैर पकड़ने के बाद वो अपना हाथ उस मॉन्स्टर के पैर पे लगाता है और कहता है कि मैं अभी इसके अंदर घुस चुका हूं। और तभी हमें दिखाते हैं कि मारू के अंदर शायद कुछ तो पावर होता है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर के बॉडी के अंदर घुस पाता है अपने हाथ के थ्रू और जाके उसका दिल पकड़ के दिल तोड़ देता है। फिर अगले दिन सुबह में हमें दिखाते हैं कि मारू किरुको
किरुको से पूछता है कि वो हिरुको, ये मॉन्स्टर का नाम हिरुको रहता है, हिरुको ने अभी तक वो इनकीपर को मारा क्यों नहीं था। तो किरुको बोलती है क्यों नहीं मारा था, क्योंकि शायद उनके बेटे की कॉन्शियसनेस अभी भी उसके अंदर जिंदा थी, या तो फिर उसने बस ऐसे ही नहीं मारा क्योंकि उसने सोचा कि ये जो मैनेजर है ये और लोगों को यहाँ पे लेके आती है इसीलिए, और या तो शायद वो इनकीपर थी, वो यहाँ पे जो भी गेस्ट आते थे उनको वो मॉन्स्टर को खिला देती थी, तो शायद इसलिए भी नहीं मारा हो सकता है। फिर उसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं ये कह के कि अभी हमें हेवन ढूंढना है, और जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं तो एक रेलवे ट्रैक के पास से चलते रहते हैं। तो वहां पे मारू हिरुको से पूछता है कि बहन तुम कभी एक ट्रेन में चढ़ी हो जो ट्रेन चलती हो। तो किरिको बोलती है कि मैं 3 साल की थी जब ये ग्रेट डिजास्टर हुआ था, तो अगर मैं ट्रेन में चढ़ी भी थी तो मुझे याद भी नहीं है। फिर वो लोग थोड़ा आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हर जगह पानी भर गया रहता है, तो वो लोग एक राफ्ट बनाते हैं और उसके ऊपर बैठ के वो लोग आगे आगे बढ़ते रहते हैं। और तब फिर किरुको कहती है अगर वो बूढ़े लोग सही कह रहे थे तो टमेटो हेवन बस हमारे सामने ही होना चाहिए। फिर वो राफ्ट में आगे बढ़ते बढ़ते मारू कहता है कि यहाँ पे कोई शार्क और क्रोकोडाइल तो नहीं है ना, क्योंकि मैं सिर्फ हिरुको को मार सकता हूँ, शार्क और क्रोकोडाइल्स को नहीं मार सकता, अगर वो आ गए तो तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। और फिर तब मारू दिमाग लगाता है और कहता है कि अगर मैं क्रोकोडाइल होता तो मैं पहले तुम्हें खाता था। तो ये सुन के किरुको डर जाती है और वो दोनों फटाफट अपने राफ्ट को आगे बढ़ाने लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि ये लड़का इन 2 मशीनों को लेके आता है जो कि एक पिलर पे चिपक जाते हैं और कहता है कि मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। तो वो उन दोनों मशीनों के ऊपर पैर रखता है और वो मशीन के साथ ऊपर ऊपर जाने लगता है पिलर के साथ, और वो एकदम टॉप पे पहुंच जाता है और तभी ही वो दोनों मशीन काम करना बंद कर देती है और वो उतना ऊपर से बहुत जोर से नीचे गिरता है। लेकिन लकीली वो मरता नहीं है, उसे कुछ नहीं होता है, इसे थोड़ी खरोच आती है। तो इससे मुझे ये लगता है कि ये जो बच्चे हैं इनके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है एंड सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है। मतलब इस स्कूल में इन बच्चों को शायद ऐसा कुछ बनाते हैं ये लोग, और तभी ही मिमी हिमे ये मॉब जैसे बंदे के पास जाके चिपक जाती है डर के मारे, और मॉब के नाक से खून निकलने लगता है। और तब सब उस बंदे का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं शिरो तुम्हारे नाक से खून क्यों निकल रहा है। और तब मिमी हिमे कहती है मुझे लग रहा है कुछ और भी गिरने वाला है। तो मैं आप लोग को याद दिलाना चाहता हूँ कि मिमी हिमे शायद फ्यूचर देख सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम फर्स्ट एपिसोड में उसने कहा था कि आज टेस्ट होने वाला है और सही में उस दिन टेस्ट हुआ था। तो इस वक्त वो कह रही है कि कुछ गिरने वाला है, तो क्या गिरने वाला है ये हमें पता नहीं, पर वो डेफिनेटली गिरेगा कुछ तो। और फिर हमें वो लोग दिखाते हैं हमारे हीरोज के बारे में। हमारे हीरोज पहुंच जाते हैं एक फार्म में जहाँ पे कुछ लोग फार्मिंग करते हैं, और तब किरुको कहती है कि अगर यही हेवन है तो मेरा काम खत्म हो गया, मैंने तुम्हें हेवन तक पहुंचा दिया, पर तुम्हें पता नहीं हेवन पहुंचने के बाद क्या करना है, तो अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तो मुझे तुम्हारे साथ रुकना ही पड़ेगा। तो फिर मारू अपने जेब से एक बक्सा निकालता है और वो किरुको को देता है और कहता है कि इस बक्से में एक नीडल है और ड्रग है। कहता है कि इस दुनिया में मेरे जैसे दिखने वाला एक लड़का और है, मुझे ये ड्रग उस लड़के के अंदर मारना है, ये मुझे कहा गया था करने के लिए। और वो कहता है मुझे लगता है कि ये लड़का ये हेवन नाम की जगह में है। मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि जो ये हेवन जगह है ये वो स्कूल है जहाँ पे वो सब बच्चे हैं। तो किरुको पूछती है कि ये लड़के को ड्रग मारने के बाद क्या होगा। तो मारू कहता है पता नहीं, शायद उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, मुझे कहा गया था कि सब लोग की मदद हो जाएगी ये ड्रग उस लड़के को मारने के बाद। और फिर मारू कहता है कि तुम आखिरी इंसान थी जो मिकुरा से मिली थी, तो मिकुरा ने तुम्हें कुछ कहा था। फिर उसके बाद किरुको एक फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे वो मेरुका सान के पास रहती है और उन देखती है कि उनके बॉडी में बहुत सारे रैशेस टाइप कुछ होते हैं और वो अपनी आखिरी सांसें लेती रहती है, और वो किरुको को उसकी गन देती है और कहती है मारू को बचाओ और उसे हेवन लेके जाओ। फिर उसके बाद उस जगह पे रहने वाले लोग आते हैं और इन हमारे हीरो से पूछताछ करते हैं, कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो लोग बताते हैं कि हम टोक्यो से यहाँ पे आए हैं, हमें किसी ने कहा था कि यहाँ पे हेवन नाम की जगह है ये, तो इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। और तब वहाँ के लोकल्स रहने वाले लोग इन दोनों को अपने लीडर के पास लेके जाते हैं। ये बिग फॉल्ट वही रास्ता था जहाँ मतलब पानी भरा हुआ था और वो माउंटेन साइड के पास था। तो किरुको कहती है हाँ हम बहुत थक गए, इसीलिए हमने वो माउंटेन वाली एरिया को पार करने के लिए एक राफ्ट बनाया था। तो विलेजर हंसते हंसते कहता है ओ वहाँ पे तो बहुत सारे क्रोकोडाइल है। ये सुन के दोनों डर जाते हैं और मारू से कहता है देखा मैंने कहा था कि वहाँ पे क्रोकोडाइल थे। तो किरुको कहती है लेकिन तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। जब वो लोग लीडर से मिलते हैं तो लीडर उन्हें अपनी वाइफ से भी इंट्रोड्यूस कराता है और उनकी वाइफ उन्हें विलेज के बारे में बताती है कि कैसे ये विलेज में पहले ये लोगों ने सोचा कि ये लोग वापस से सोसाइटी को रिवाइव करेंगे, पर वो कर नहीं पाए, तो उन लोगों ने गिव अप कर दिया और कहा कि हम हमारी जिंदगी नॉर्मली जिएंगे। तो फिर किरुको उनसे पूछती है कि मैंने सुना था कि ये जगह टमेटो हेवन है, तो क्या ये सच है। तो लीडर की वाइफ कहती है हाँ पहले हम यहाँ पे पूरा टाइम टमेटो उगाते थे, पर अब हम यहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स उगा सकते हैं। फिर रात को वो लोग वहाँ पे खाना खाते रहते हैं और बाकी सब विलेजर्स ऐसे ही खुशी खुशी नाचते रहते हैं कैंप फायर जला के। तो तब किरुको कहती है कि ये टमेटो हेवन जगह तो सही है, लेकिन मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है इसके बारे में। तो किरुको मारू को कहती है कि जैसे कि हमने देखा कि कोई भी इंसान तुम्हें पहचान नहीं पा रहा है, तो तुम्हारे जैसा दिखने वाला लड़का यहाँ पे तो डेफिनेटली नहीं है। और वो लोग ये बात करते ही रहते हैं कि एक रैंडम विलेजर आता है और कहता है ये चेहरा तुम तो एकदम जाने पहचाने हो, तुम वही हो ना किरिको द इलेक्ट्रो कार रेसर। तो वो असल में किरिको की बात करता रहता है, मारू की नहीं। तो फिर मारू उसे कहता है कि नहीं तुम गलत इंसान के बारे में कह रहे हो, ये वो किरुको नहीं है। तो वो आदमी बोलता है अच्छा ठीक है,
है, ऐसा बोल के वो मुड़ता है अपना टॉर्च लेके, तो उसके टॉर्च की लाइट एक डिब्बे पे पड़ती है और वो डिब्बे पे असल में एक सिंबल होता है, जिसे देख के मारू कहता है, अरे बहन ये सिंबल तुम्हें जाना पहचाना नहीं लग रहा? और तभी मारू कहता है कि ये तो वही सिंबल है जो हमारे गन पे है। तो वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये डिब्बा कहाँ से मिला? तो वो कहता है ये डिब्बा तो मैं कह नहीं सकता कहाँ से मिला, हम तो टोक्यो से बहुत सारे सब्जियां लेते हैं शिप के थ्रू, तो ये वही से आया होगा शायद। तो फिर किरिको कहती है कि अगर हम इस सिंबल के बारे में थोड़ा छानबीन करें तो हमें तुम्हारे बारे में मालूम पड़ सकता है मारू। तो वो उस आदमी से पूछती है कि ये हेवन नाम की जगह कहाँ है? तो वो कहता है यही तो है हेवन। तो किरिको कहती है कि ये नहीं कोई और। तो वो आदमी कहता है किरिको के जमाने में आसाकुसा एक हेवन था। फिर किरिको कहती है कि अगर हमें और जानकारी नहीं मिली हेवन के बारे में तो शिप पकड़ के वापस टोक्यो चले जाते हैं। अगर हम तुम्हारे बारे में थोड़ी और छानबीन करें तो हम शायद हेवन की तरफ ज्यादा जल्दी पहुंच सकते हैं। तो फिर अगले ही सीन में हमें दिखाते हैं कि किरिको और मारू दोनों ही शिप में शायद टोक्यो की तरफ जाने लगते हैं। तो तभी किरिको मारू से पूछती है कि क्या हुआ, तुम बड़े उदास उदास लग रहे हो? तो मारू कहता है हेवन के बारे में भूल नहीं सकते, मैं चाहता हूँ कि एक शांत जिंदगी तुम्हारे साथ जीऊं उसी फार्म पे। तो किरिको कहती है मैं ऐसा नहीं चाहती, फार्मिंग करो सुबह में और रात में नशे में नाचो, ये मैं नहीं चाहती। और तभी मारू उससे कहता है कि आई लाइक यू, मतलब वो कन्फेस कर देता है किरिको से। और तभी मारू किरिको को किस करने की कोशिश करता है, फिर लेकिन उसका दिमाग उसके ठिकाने पे आ जाता है कुछ सेकंड बाद और वो उससे माफी मांगता है। और तभी किरिको कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बताना है। और फिर किरिको उसे जो कहती है वो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। वो कहती है कि भले ही मेरी बॉडी एक लड़की की हो लेकिन मैं अंदर से एक आदमी हूँ, मैं एक आदमी हूँ। और वो जब ये कहती है तो मैं हंसते हंसते पागल हो गया था। और यहीं पे एनीमे खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए आपके थॉट्स की आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये एपिसोड कैसा लगा। और तो और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे हर वीडियो देख सके। मैं हर दिन एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूं तो आपको हर दिन कंटेंट मिलता रहेगा। तो बस मेरे तरफ से आज इतना ही। मेरा नाम है सास भट्ट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।